हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्सवेल्स लॉ ऑफ स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर गैस मॉलिक्यूल्स। तो आइए समझते हैं इस टॉपिक को। बेटा अभी तक जो हमने पढ़ा है, हमने काइनेटिक थ्योरी के बारे में पढ़ा था, उसके अजम्पशंस पढ़े थे, है ना। और हमने प्रेशर पढ़ा था जो कि गैस एक्सर्ट करती है। हमने देन स्पेसिफिक हीट्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने इक्विपार्टीशन लॉ के बारे में पढ़ा है। नाउ हम स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हमें पता है कि जो गैसेस जो होती हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, उसके अंदर जो बहुत लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि स्टेट ऑफ कंटिन्यूस और रैंडम मोशन में जो है मूव करते रहते हैं इन ऑल द डायरेक्शंस, ठीक है। वो और क्या करते हैं कि फ्रिक्वेंटली जो है वो कोलाइड करते रहते हैं आपस में भी और वॉल्स के साथ में भी, जिस वेसल में वो गैस को रखा है, ठीक है ना। तो हमें समझने के लिए उसके डिस्ट्रीब्यूशन को हमने एक डेफिनेट नंबर गैस मॉलिक्यूल कंसिडर कर लिया, dn, ठीक है, जो कि एक स्पीड रेंज है, उसके अंदर जो है वो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसको जब एक्सप्रेस किया गया तो उसी लॉ को जो है नाम दिया गया था मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। क्लियर। अब इस प्रॉब्लम को मैक्सवेल ने एनालाइज करा था ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड, ठीक है। एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन गिवन मास ऑफ अ गैस इज एक्सट्रीमली लार्ज, तो ये पॉसिबल नहीं था टू फाइंड द स्पीड ऑफ ईच मॉलिक्यूल। तो सिंपली उन्होंने इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करी और उन्होंने क्या बोला कि अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज एक स्टेट है और वहाँ की गवर्नमेंट चाहती है कि हर एक पर्सन की इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का उन्हें पता रहे, ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को हर एक पर्सन की इनकम के बारे में पता करना पड़ेगा, लेकिन दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले नंबर ऑफ पर्सनस पता करें, कितने नंबर ऑफ पर्सनस जो है उस स्टेट के अंदर हैं। देन उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक रेंज डिसाइड कर दी कि इतने से लेके इतने तक जो सैलरी लेते हैं वो कितने पर्सन्स हैं, देन उससे अबव वाली रेंज में कितने पर्सन्स हैं और उससे अबव वाली रेंज में कितने पर्सन्स हैं। देन पूरा डेटा कलेक्ट होने के बाद जो है ये इस तरीके से उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया, ये नंबर ऑफ पर्सन्स हैं और ये उनकी इनकम है, ठीक है ना। तो जिनके पास इनकम कम है वो लोग भी कम हैं और जिनके पास इनकम बहुत ज़्यादा है वो लोग भी कम है ना। लेकिन जिनके पास इनकम एवरेज है, ठीक है ना, वो लोगों की रेंज जो है बहुत ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? क्लियर। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, ग्राफ विल बिगिन विद अ मैक्सिमम एट 0, rises to a maximum at some point and therefore slowly but steadily falling and approaching the excess of income। इसका मतलब beggars भी बहुत कम है, millionaires भी बहुत कम है, ठीक है। लेकिन जो एवरेज जो हम बोलेंगे इनकम, एवरेज इनकम जो है वो जो है ज़्यादा है उस रेंज की जो इनकम है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल जो एक्सप्लेन करता है स्टैटिस्टिकल अप्रोच को टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एंड ये जो एग्जाम्पल था ये सक्सेसफुल रहा उन सभी जो भी डाउट्स थे उन चीज़ों को क्लियर करने के लिए, मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में भी। क्लियर। तो इस बेसिस पे जो है दो कंक्लूजन्स निकाले गए। पहला तो कि जो गैस है वो असेंबलेज है लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, हैविंग द स्पीड रेंजिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, जो कि ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में है, ठीक है। और दूसरा, अगर हम स्टेडी स्टेट की बात करते हैं तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो बिटवीन सर्टेन प्रिस्क्राइब लिमिट है, इट रिमेन्स द सेम ऑल्दो द एनर्जीज एंड स्पीड ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स कीप्स ऑन चेंजिंग। तो एवरेज जो है वो तो सेम रहेगी, लेकिन इंडिविजुअल अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूँ तो उनकी एनर्जी जो है वो और स्पीड जो है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। नाउ कुछ टर्म्स हैं बेटा जो आपको पता होनी चाहिए आगे आने वाले टॉपिक्स के लिए। सबसे पहले तो है फेज स्पेस और दूसरा है सेल।
तो फेज स्पेस और सेल ये दोनों क्या होते हैं? देखो, जब भी हम किसी पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करते हैं तो हम मेनली 3 कोऑर्डिनेट्स को कंसिडर करते हैं, एक्स, वाई एंड जेड, ठीक है ना। ये 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम कंसिडर करते हैं, लेकिन ये 3 जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, दीज आर नॉट इनफ टू डिस्क्राइब द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट और अ पार्टिकल और अ मॉलिक्यूल। तो हम क्या करते हैं, हम 6 कोऑर्डिनेट्स को कंसिडर करते हैं। 6 कोऑर्डिनेट्स में पोजीशन कोऑर्डिनेट के साथ साथ उनके वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसी सिस्टम को जिसमें हम 6 कोऑर्डिनेट्स को कंसिडर करते हैं, इसी को हम बोलते हैं फेज स्पेस। और इसके स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट होता है साथ में, जो कि डिफरेंशियल होता है इन्हीं टर्म्स का, उसे हम बोल देते हैं सेल। क्लियर? नाउ आगे जो टर्म्स हैं वो है माइक्रोस्टेट एंड मैक्रोस्टेट। अब माइक्रोस्टेट और जो मैक्रोस्टेट है वो बेटा इसकी ना कई सारी डेफिनेशंस है, हमें अलग अलग डेफिनेशंस पता है इसकी। एक तो होता है माइक्रोस्टेट्स, वो पार्टिकल्स जिनका साइज बहुत छोटा है, मैक्रोस्टेट जिनको हम नेकेड आई से दे सकते हैं, ठीक है। ये आपने क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट का जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा अलग है, अकॉर्डिंग टू विच कि अगर हमारे पास 2 सेल हैं इक्वल साइज के, आइडेंटिकल सेल हैं, और मेरे पास जो है 10 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो वो 10 नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम उन 2 सेल्स में कैसे जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसका अगर हम डिस्क्रिप्शन हम दोनों तरीके से दे सकते हैं, माइक्रोस्टेट्स की फॉर्म में भी और मैक्रोस्टेट की फॉर्म में। तो माइक्रोस्टेट, अब ध्यान से सुनिएगा, माइक्रोस्टेट में क्या होता है कि अगर मेरे को हर एक मॉलिक्यूल की आइडेंटिटी को मैं डिफाइन कर रही हूं तो वो आ जाएगा माइक्रोस्टेट्स। किस सेल में कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, अगर मैं वो बता रही हूँ, यानी कि मैं इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की आइडेंटिटी को डिफाइन कर रही हूँ, ठीक है ना। इसको मैं एक बहुत इजी सी एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे अभी बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेम में 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, ठीक है। अब जो रोल नंबर 1, 3, ठीक है, और 6 है वो सेक्शन 1 में है। जो रोल नंबर 2, 4 एंड 7 है, ठीक है ना, सॉरी 2, 5 एंड 7 जो है वो कौन से उसमें है, सेकेंड बी सेक्शन में है। और जो बच गए 3, जो भी आप जिस तरीके से भी डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, जरूरी नहीं है आपके जैसे मुझे फर्स्ट पार्टिकल को फर्स्ट में डालना है, सेकंड पार्टिकल को सेकंड में डालना है, थर्ड पार्टिकल को थर्ड में डालना है, अगेन मुझे फोर्थ पार्टिकल को फर्स्ट में डालना है, फिफ्थ पार्टिकल को सेकंड में डालना है, सिक्स्थ पार्टिकल को थर्ड में डालना है, ठीक है ना। तो जैसे भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, या फर्स्ट 3 को आपने फर्स्ट में डाल दिया, लास्ट 3 को आपने सेकेंड में डाल दिया, उसके बाद वाले 3 पार्टिकल्स को आपने थर्ड उसमें डाल दिया सेक्शन में, दैट डज नॉट मैटर। सिर्फ वो जो डिस्ट्रीब्यूशन आपने जैसे भी किया है, तो मैं वहां पे माइक्रोस्टेट्स अगर मुझे डिफाइन करें तो मैं क्या बोलूंगी, जो रोल नंबर 1 है वो ए सेक्शन में, अब ए सेक्शन में कौन कौन से रोल नंबर्स है तो हम वो बता देंगे इंडिविजुअली, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ कि टोटल जो है 70 स्टूडेंट्स हैं ए सेक्शन में, तो वो हमारा हो गया मैक्रोस्टेट, कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा कि इंडिविजुअली कौन सा रोल नंबर उसके अंदर है, मुझे सिर्फ टोटल नंबर ऑफ रोल नंबर से मतलब है एक सेक्शन के अंदर, तो वो आता है मैक्रोस्टेट्स। इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम बताते हैं कि 2 सेल हैं और 2 सेल में हमें जो है 4 पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 2 एक में हो गए, 2 एक में हो गए, या फिर हम बोलेंगे 4 एक में हो गए, 1 में 1 भी नहीं है। तो अगर मैं माइक्रोस्टेट डिफाइन कर रही हूँ तो मैं क्या बोलूंगी, पार्टिकल 1, 2, 3, 4 इन सेल 1 एंड 0 पार्टिकल इन सेल 2, समझ में आया। या फिर पार्टिकल 1, 2 इन सेल 1, 3, 4 इन सेल 2, तो ये मैंने माइक्रोस्टेट को डिफाइन कर दिया। लेकिन अगर मैं बोली 2 पार्टिकल इन सेल 1, 2 पार्टिकल इन सेल 2, तो ये हो गया मैक्रोस्टेट। क्लियर? तो समझ में आया डिफरेंस, माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। नाउ बेटा अब ये टर्म्स आपको समझ में आ गई, तो अब हम कुछ फंडामेंटल पोस्टुलेट्स हैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के, जो कि हमें पता होने चाहिए, एंड यू शुड कीप दीज इन योर माइंड, क्योंकि इन्हीं को कंसिडर करके हम आगे के जितने भी डेरिवेशंस हैं वो करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्या है कि जो गैस है उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर इन स्टेट ऑफ मोशन एंड
बिहेव लाइक स्मॉल इलास्टिक स्फीयर्स। जितने भी सेल्स होते हैं फेस स्पेस के अंदर वो सब इक्वल साइज के होते हैं। जो असेसिबल माइक्रो स्टेट है करस्पॉन्डिंग टू मैक्रो स्टेट आर इक्वली प्रोबेबल, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल ही होगी जितने भी माइक्रो स्टेट होंगे करस्पॉन्डिंग मैक्रो स्टेट के। ठीक है, अगर मैं इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करती हूँ फॉर अ गैस, तो जो मैक्रो स्टेट है ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी में मैक्रो स्टेट कंसिडर करते हैं। ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर किसी भी सिस्टम में है वो कांस्टेंट, वो हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो अगर मैं ले रही हूँ n1 n2 n3 अप टू n रिस्पेक्टिव द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सेल नंबर 1 2 3, देन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सिस्टम, मतलब अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 200 है, ठीक है ना, और मुझे वो 3 सेक्शन में डिवाइड करने हैं, तो ये थोड़ी हो गया कि अगर मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे या ज़्यादा हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो उतने ही रहेंगे ना। यही ये कहना चाह रहे हैं कि जो टोटल नंबर है मॉलिक्यूल्स के वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, सेल चाहे कितने भी हों जिनमें हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्लियर। इसी तरीके से जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सपोज n1 n2 n3 जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इन सेल 1 2 3, और इनकी जो एनर्जी है वो E1 E2 E3 अगर मैं इंडिविजुअली बता रही हूँ तो जो टोटल एनर्जी रहेगी वो मेरी क्या हो जाएगी, n1 E1 n2 E2 इस तरीके से, और वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल है। यानी कि एनर्जी जो होती है वो भी कंजर्वेशन थ्योरम को फॉलो अप करती है। क्लियर। तो ये था स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, और जो हमने कुछ टर्म्स पढ़े हैं और उसके बाद पोस्टुलेट पढ़ा है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे बेटा वो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे। और लेकिन ये पढ़ने से पहले आपको ये चीज़ें सारी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा डेरिवेशन है और डेरिवेशन को समझने के लिए आपको ये पोस्टुलेट्स और ये सारी चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे इसको। क्लियर।